अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा किसी मामले में पुलिस अपने हिरासत में लेती है जब, तो जो भी व्यक्ति हिरासत में लिया गया है उसके परिवार वालों की चिंता सबसे बड़ी पहले यही होती है कि अब इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस जो करेगी, जो पूछताछ करेगी, उसमें इसके साथ मार पिटाई हो सकती है, पुलिस इस व्यक्ति को मार सकती है। इस बात को लेकर उस जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके परिवार वाले काफी ज्यादा सशंकित रहते हैं। तो सवाल यह आता है कि क्या पुलिस के पास किसी व्यक्ति को अगर पुलिस ने हिरासत में लिया है तो उसके साथ मारपीट करने का अधिकार है? क्या पुलिस उसको किसी तरीके का टॉर्चर कर सकती है? और अगर कर सकती है तो कितनी मार पिटाई उसके साथ हो सकती है? क्या कोई पैमाना है उसके साथ? आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यह तो सभी को पता है कि जब पुलिस किसी को हिरासत में लेगी तो पुलिस के पास यह अधिकार नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ वह मारपीट कर सके या किसी भी तरीके का टॉर्चर कर सके। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के घर वाले इसी बात को लेकर सशंकित रहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ कहीं किसी तरीके की पुलिस के द्वारा मार पिटाई न की जाए। अगर मार पिटाई की जाती है तो उस केस में उस गिरफ्तार व्यक्ति का क्या अधिकार है या उसके घर वालों का क्या अधिकार है? या अगर शंका है कि मार पिटाई हो सकती है तो आखिर कौन से स्टेप लेने से संभावना है कि पुलिस के द्वारा मार पिटाई न हो उस व्यक्ति के साथ? सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पुलिस कस्टडी क्या होती है। जब भी किसी व्यक्ति को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी से मतलब क्या है? गिरफ्तार किसी व्यक्ति को तभी माना जाएगा जब उस व्यक्ति का अरेस्ट मेमो पुलिस के द्वारा भरा जाता है। और जैसे ही अरेस्ट मेमो पुलिस के द्वारा भरा गया तो अरेस्ट मेमो में क्या देना होता है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका एड्रेस लिखना होता है। गिरफ्तारी कहां से हुई है, कौन से दिन हुई है, किस तारीख को हुई है और कितने बजे हुई है, ये लिखना होता है। किस पुलिस अधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, उसके शरीर पर कोई आइडेंटिटी वाला मार्क है या नहीं है, गिरफ्तार अगर उस व्यक्ति को किया गया है तो उसकी सूचना उसके परिवार वालों को दी गई है या नहीं दी गई है, दी गई है तो किस व्यक्ति को दी गई है, उसका मोबाइल नंबर उस पर लिखा जाता है। गिरफ्तार किस लिए किया गया है इसकी भी जानकारी उसमें दी जाती है। अरेस्ट मेमो यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि अरेस्ट मेमो ही वह डॉक्यूमेंट है जो कि जब वह बनता है, जो उसमें टाइम पड़ता है, उसी टाइम से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है कि 24 घंटे के अंदर उस गिरफ्तार व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के पास जो जिनकी जुडिक्शन में गिरफ्तारी हुई है पेश करना है। अब ये जो 24 घंटे होते हैं गिरफ्तार करने के बाद, इसमें संभावना बहुत कम होती है कि किसी व्यक्ति के साथ पुलिस किसी तरीके से मारपीट करे, क्योंकि पुलिस को भी अच्छी तरह पता होता है कि इस व्यक्ति को हमको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। और उसमें पुलिस क्या करती है कि उस व्यक्ति का मेडिकल भी करवाती है सरकारी अस्पताल से, तो उसमें भी कुछ टाइम निकल जाता है। और दिमाग में यह होता है कि किसी तरीके की मारपीट अगर हो गई और मेडिकल में अगर ऐसा कुछ आ गया, क्योंकि मेडिकल का पेपर और अरेस्ट मेमो ये दोनों पेपर मजिस्ट्रेट सबसे पहले चेक करते हैं। अरेस्ट मेमो मजिस्ट्रेट द्वारा इसलिए चेक किया जाता है कि जो टाइम उसमें डाला गया है, डेट और टाइम, उस टाइम से जब पेश किया जा रहा है उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने, तो क्या वह समय 24 घंटे के अंदर का है कि नहीं, अरेस्ट मेमो से यह देखना होता है। दूसरी चीज यह देखनी होती है कि जब गिरफ्तार किया गया तो किस स्थान से गिरफ्तार किया गया है। और तीसरी चीज, गिरफ्तार करने के बाद इस व्यक्ति के
परिवार वालों को सूचना दिया गया है कि नहीं दिया गया। और मेडिकल रिपोर्ट इसलिए देखना होता है कि क्या उसमें किसी तरीके की इंजरी तो नहीं आई है। तो गिरफ्तार जब भी किसी व्यक्ति को किया जाता है तो पुलिस के द्वारा यह बहुत कम संभावना होती है कि इन 24 घंटों के अंदर किसी तरीके की मारपीट की जाए। अब क्या होता है कि जब पुलिस गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है 24 घंटे के अंदर, तो वह एक एप्लीकेशन देती है। वह एप्लीकेशन दो हो सकती है। अगर पुलिस को उस व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तब तो वो एप्लीकेशन देगी कि मुझे अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको जो इन्वेस्टिगेशन करना था हमने कर लिया, आप इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि जज साहब उसको अपनी कस्टडी में लेकर जो बड़ी जेल होती है जिले की, जेल भेज देते हैं। जेल जो आता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में आता है, तो पुलिस वालों को का जुडिक्शन वहां खत्म हो जाता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये समझ लीजिए। लेकिन अगर पुलिस यह भी एप्लीकेशन मूव कर सकती है कि मुझे इस मामले में इस व्यक्ति की आवश्यकता है, पुलिस कस्टडी चाहिए। अब वो मांगते हैं 3 दिन की मांग सकते हैं, 1 हफ्ते की मांग सकते हैं, 15 दिन की भी मांग सकते हैं पुलिस कस्टडी। तो जज साहब इस बात को सुनते हैं कि आखिर इतने दिन की पुलिस कस्टडी क्यों आपको दी जाए, क्योंकि यही वह एप्लीकेशन है जिसमें सबसे ज्यादा संभावना होती है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उस एक्यूज के साथ टॉर्चर किए जाने की और मारपीट किए जाने की। तो सुनने के बाद, पुलिस का बात सुनने के बाद, और अगर अपोजिट पार्टी के वकील साहब वहां मौजूद हैं तो उनकी भी बात सुनने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन में अगर आवश्यकता है तो उसको पुलिस कस्टडी पुलिस को दे सकते हैं, जैसे भी उनका विवेक तय करता है। 3 दिन की देनी है, 1 हफ्ते की देनी है। अब यही अगर पुलिस कस्टडी अगर जज साहब के द्वारा यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दी जाती है तो इसी में संभावना होती है मारपीट होने की या टॉर्चर करने की। अब यहां पर क्या है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके परिवार वालों को अगर शंका है कि गिरफ्तार व्यक्ति के साथ मारपीट की जा सकती है, तो उसी स्टेज पे जब कोर्ट में उसको पेश किया जा रहा है और पुलिस कस्टडी की एप्लीकेशन लगाई जा रही है, तो उनको एक लिखित में एप्लीकेशन लगवाना चाहिए कोर्ट में कि जो गिरफ्तार व्यक्ति के साथ मारपीट होने की संभावना है, तो जो मेडिकल का पेपर है और जो अरेस्ट मेमो है उसकी कॉपी इनको दिलवा दी जाए। एक मानसिक गेम होता है जो कि यहाँ पे करना चाहिए, लिखित में देना चाहिए इस बात को कि मेडिकल का पेपर उनको प्रोवाइड कराया जाए और जो अरेस्ट मेमो जो बनाया गया है उसका भी पेपर प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा परिवार वालों को नहीं दी गई है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो सब जानकारी लेके हम वेरीफाई करना चाहते हैं आगे की जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको उठाने के लिए। तो जब यह एप्लीकेशन लगती है और मेडिकल का पेपर मांगा जाता है, अरेस्ट मेमो का पेपर मांगा जाता है, तो जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद होते हैं उसको लगता है कि इसके घर वाले काफी एग्रेसिव है इस मैटर को लेकर, तो कहीं अगर इस व्यक्ति के साथ कोई मारपीट अगर कर दी गई तो कोई ऐसा ना हो कि लेने को देने पड़ जाए। अब होता क्या है, एक चीज और उसमें लिखा जा सकता है कि चूंकि इस व्यक्ति के साथ मारपीट होने की संभावना है तो हर 24 घंटे में या तो परिवार वालों से या तो इनके जो वकील साहब हैं उनको 5 मिनट या 10 मिनट की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की सुविधा प्रदान की जाए कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किसी से पूछा जा सके उनसे कि भाई आप बता दो कोई ऐसा तो बात नहीं हो रहा है, कोई मारपीट हो सके सामने वाले ना बताए, लेकिन उसकी बात करने की लहजे से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामने के वाले के साथ कोई टॉर्चर या मारपीट वाली घटना तो नहीं हो रही है। गिरफ्तार व्यक्ति की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके साथ किसी तरीके का अगर ऐसी घटना घट रही है तो जब पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आती है पेश करने के लिए तो उसको काफी धमका कर लेकर आती है
कि कुछ बोलना मत मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि वापस तुमको मेरे पास ही आना है, वापस तुमको मेरे पास ही आना है, बोलोगे तो काफी मुश्किल में पड़ जाओगे। उनको भी जानना चाहिए कि ऐसा है कि कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होते हैं पहले प्रॉपर सुनते हैं कि क्या पुलिस कस्टडी देना जरूरी है, तभी पुलिस कस्टडी देते हैं, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब कि पुलिस का क्षेत्राधिकार खत्म हो जाता है उस व्यक्ति पे। अगर पुलिस किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन भी करना है उस व्यक्ति से, तो पहले कोर्ट से परमिशन लेगी, तब जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो अगर किसी तरीके की कोई अगर मारपीट हुई है गिरफ्तार व्यक्ति के साथ, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, जब भी कोर्ट में उनको पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो बिना झिझक के अपनी बात को कोर्ट में कहना है कि कौन से पुलिसकर्मी के द्वारा उनको मारा गया है, बाय नेम इसको बोलना है, और ऑर्डर शीट में इसको लिखवाना जरूरी है। ऑर्डर शीट में जब यह आ जाता है तो कोर्ट से डिमांड करनी है एक इंडिपेंडेंट मेडिकल करवाने के लिए, क्योंकि हो सके ऐसा भी हो सकता है कि पुलिसकर्मी जहां लेकर गए हों मेडिकल कराने के लिए, वहां के डॉक्टर साहब उनसे प्रभावित हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जिसे जेल की जो अथॉरिटी है, जो जुडिशियल कस्टडी में जो बड़ी जेल की जो अथॉरिटी होती है, वहां पे डायरेक्शन दिया जा सकता है, और उसकी कॉपी को निकालकर जो मानवाधिकार आयोग है वहां पर उस व्यक्ति की, जिस पुलिसकर्मी का नाम आ रहा है मारपीट में, नामजद तरीके से मानवाधिकार आयोग में उसकी शिकायत करना है। जो मानवाधिकार आयोग है इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगा कि क्या ऐसी कोई घटना घटी है। वो जाएगा, उस गिरफ्तार व्यक्ति से मिलेगा, मिलके उसके बयानों को दर्ज करेगा, जो संबंधित अधिकारियों ने जिन्होंने मेडिकल किया है उनसे मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट करेगा। अगर किसी तरीके की उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो वह आरोपित जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आगे की प्रोसीडिंग कर देंगे। तो अगर कोर्ट में जब भी किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, तो जब तक मामले की चार्जशीट ना आ जाए, तो जब तक उस व्यक्ति की बेल नहीं हो जाती है, तो दो चीजें होती हैं, या तो पुलिस कस्टडी में जाएगा व्यक्ति या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। पुलिस कस्टडी में जाएगा तो पुलिस कस्टडी में पहले मजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे और उसके बाद उसमें कस्टडी अलाउड करेंगे। हो सके कस्टडी 3 दिन की करें, या आवश्यकता है तो 1 हफ्ते की भी कर सकते हैं। और जिन मामलों में पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती, जुडिशियल कस्टडी दी जाती है, तो हर 14 दिन पे उसकी पेशी होती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और हर 14वें दिन पे एक्सटेंशन दिया जाता है जो संबंधित जो पुलिसकर्मी होते हैं, आईओ होते हैं, उनके द्वारा, जब तक की चार्जशीट नहीं दे दी जा सकती। अब मारपीट से संबंधित जो डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल का जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, और इसमें ये जजमेंट इसीलिए दिया गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। तो अरेस्ट मेमो का मतलब समझिए, डीके बसु ने के जजमेंट में अरेस्ट मेमो के बारे में वो बताया गया था कि अरेस्ट मेमो का भरना अनिवार्य है। अरेस्ट मेमो की जो भी डिटेल होती है वह एक तरीके से प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन किस बात की? किसी व्यक्ति को पहले क्या होता था, आज गिरफ्तार कर लिया, पेश कर दिया, 6 दिन के बाद 5 दिन उसके साथ मारपीट हो रही है। पैसा पहले ऐसा होता था, लेकिन 97 के बाद जब डीके बसु वाली जो जजमेंट आई माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके बाद इस क्लियर कट डायरेक्शन दिए गए प्रत्येक थानों को कि जब भी कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट मेमो भरा जाएगा। उस व्यक्ति की हर 48 घंटे में मेडिकल करवाना अनिवार्य है, और जब भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके फैमिली मेंबर को इसकी सूचना दिया जाना अनिवार्य है। तो अगर वो गिरफ्तार व्यक्ति या उसके घर के परिवार वाले जो हैं अगर अलर्ट हैं और कोर्ट में किसी मामले को, संदेह को सही तरीके से अगर रख रहे हैं,
तो संभावना बहुत कम है। कोई भी व्यक्ति जो पुलिसकर्मी होता है उसको भी अपनी नौकरी प्यारी है, और वो भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जिससे उसके ऊपर भी कोई समस्या खड़ी हो जाए, या वह खुद ही किसी मामले में, इस मामले में जो मारपीट वाला मामला है उसमें मुलजिम बन जाए, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन उसके लिए दबाव बनाना परिवार वालों की भी जिम्मेदारी है। अगर शंका है तो कोर्ट में इन बातों को बोलना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट की डिमांड जरूर करनी चाहिए और उसकी कॉपी भी लेनी चाहिए। और गिरफ्तार व्यक्ति के साथ अगर मारपीट होती है तो उसका सबसे पहली अथॉरिटी है कि जब भी वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है अपनी बात को खुल के बोले बिना डरे, क्योंकि अगर वो डरता है और नहीं बोलेगा तो पूरी संभावना है कि उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन अगर वो खुल के बोलता है, नाम लेता है कि इस व्यक्ति के साथ मारपीट की है, तो पक्का कोर्ट उसको अपने ऑर्डर शीट में लेती है। संबंधित जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी, उनको सूचना देती है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराती है और अलग से इस व्यक्ति का मेडिकल करवाने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट को भी लिखती है। और अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश हो सकता है। उसके आधार पर आप राष्ट्रीय मानवाधिकार या राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि जिस पुलिसकर्मी के द्वारा यह कृत्य किया गया है उसको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। उम्मीद करता हूं दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताइए, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।